रजवाड़ों के शहर में एक प्रसिद्ध बावड़ी थी। 10वीं सदी की ये बावड़ी जितनी प्राचीन थी उतनी ही भव्य और खतरनाक भी थी। पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में आने के कारण इसकी देखरेख अच्छे से हो रही थी। इसी वजह से आज भी ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल थी। पर्यटकों के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये बावड़ी खुली रहती थी। 5 बजे के बाद किसी को भी इसके अंदर रुकने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ के कर्मचारियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। कारण था उस बावड़ी के भूतिया और खूनी होने की प्रचलित कहानियाँ और कई सारी मान्यताएं। इन्हीं कहानियों और मान्यताओं की वजह से लोगों की उत्सुकता हमेशा ही इस बावड़ी के लिए बरकरार रहती थी। कहते थे कि अगर कोई 5 बजे के बाद रुकता तो अगले दिन तक जिंदा नहीं बचता। कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा रात में क्या होता है कि जो भी रह जाता शाम के बाद वो मर ही जाता। कहते थे कि भूतों और पिशाचों का बसेरा है उस बावड़ी में। दिन में बावड़ी बहुत ही खूबसूरत लेकिन मनहूस सी लगती थी। बहुत साल पहले जब पुरातत्व विभाग के कुछ कर्मचारी इसकी खुदाई करवा रहे थे तब उन्हें बहुत सारे कंकाल मिले थे, जिनका परीक्षण जब किया गया तो पता चला कि मरने वाले सभी पुरुष थे और सभी को गला काट के अधमरा ही दफनाया गया था। जिस दिन खुदाई हुई थी और कंकाल मिले थे उस रात खुदाई करने वाले मजदूर जब रात को गहरी नींद में सो रहा था तब अचानक उसकी आंख खुल गई और वो जैसे वशीभूत सा बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी पहुंचकर सीढ़ियों से उतरकर वो बावड़ी के अंदर चला गया। सुबह जब बाकी मजदूर और कर्मचारी आए तो उन्होंने उस मजदूर की लाश देखी जो पूरी तरह से छत विछत थी। सभी उस लाश की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर वो रात में क्या करने वहाँ आया था और कैसे मर गया। उस दिन के बाद से हर रात कोई ना कोई मजदूर उसी तरह से बावड़ी में मरा हुआ मिलने लगा। ये देखकर पुरातत्व वालों ने खुदाई का काम बंद करवा दिया। दिन में भी अब अजीब अजीब तरह की घटनाएं घटने लगी थी। किसी किसी को लगता कि कोई उसे पुकार रहा है तो कभी लगता कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। कभी किसी को लगता किसी ने कसकर पकड़ रखा है। कभी कभी तो किसी किसी को कोई अदृश्य शक्ति उठाकर पटक तक देती थी। इतनी सारी मौत और अब इन अजीब घटनाओं की वजह से बावड़ी बंद कर दी गई थी। 20 साल बाद जब इस बावड़ी को वापस खोला गया तो फिर से बावड़ी में चहल पहल हो गई, लेकिन कहानियाँ अभी भी जुड़ी हुई थी बावड़ी से। एक दिन पंकज और सुधीर ने बावड़ी के रहस्य जानने की ठानी और 5 बजे के बाद चुपचाप वहीं बावड़ी में छुपे रहे। 5 बजे जब सब लोग चले गए और बावड़ी में ताला लग गया तब पंकज और सुधीर चुपचाप निकलकर बावड़ी में खोजबीन करने लगे। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और पूरी बावड़ी में स्याह अंधेरा छा गया। पंकज ने फ़ोन की टॉर्च जलाकर साथ लाई मोमबत्ती को जलाकर रोशनी कर दी। रात थोड़ी और गहरा गई थी। पंकज और सुधीर बावड़ी के तीसरे माले से उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गए थे। नीचे पहुंचकर वो लोग जब एक कमरे में थे कि अचानक से ही अजीब तरह की डरावनी और भयानक आवाज़ें शुरू हो गईं। हजारों चमगादड़ चारों तरफ उड़ने लगे। हवा तेज़ रफ्तार से चलने लगी। सन्नाटे को चीरती हुई साए साए हवा की आवाज़ें आने लगी। अचानक से एक तेज चीख के साथ ही
बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ें शुरू हो गई। पंकज और सुधीर को डर लगने लगा था। अचानक ही पंकज की पकड़ी हुई मोमबत्ती की लौ बहुत तेज फड़फड़ाने लगी और फिर ऐसा हुआ कि किसी ने जैसे जोर से फूंक मारकर बुझा दिया। अब पंकज और सुधीर बहुत ही घबरा गए कि अचानक किसी ने सुधीर को पकड़कर हवा में उछाल दिया। तेज चीख के साथ सुधीर जमीन पर आ गिरा। जब तक पंकज उसे संभालता तब तक किसी ने उसे जकड़ लिया। अपने को किसी तरह से छुड़ाते हुए पंकज ने खुद को संभाला और फिर सुधीर की ओर बढ़ा। लेकिन तभी फिर से किसी ने पंकज को जोर से धक्का दिया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे की दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराकर पंकज के सिर से खून बहने लगा। पंकज वहीं दीवार के सहारे ही बैठ गया कि अचानक दीवार से किसी के हाथों ने निकलकर उसे पकड़ लिया। पंकज ने बहुत कोशिश करके खुद को छुड़ाया और अंधेरे में ही सुधीर को ढूंढने की कोशिश करने लगा। इधर सुधीर को होश आ गया और वो भी पंकज को ढूंढने लगा। सुधीर कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके शरीर पर किसी ने खरोच मारी। खरोच ऐसी थी जैसे चाकू से किसी ने चीरा मारा हो। सुधीर दर्द से करहा उठा। तभी हवा के एक झोंके ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उड़ाकर सीढ़ियों पर ले गया। पंकज ने जैसे तैसे खुद को खींचकर बावड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और सीढ़ियों तक चला आया। उसने देखा कि सुधीर वहीं खून से सना हुआ पड़ा था। उसने सुधीर को हिलाकर होश में लाने की कोशिश की। सुधीर को जैसे ही होश आया वैसे ही दोनों बावड़ी से बाहर निकलने के लिए गेट की तरफ भागे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि सामने उन्होंने देखा कि कई सारे आदमी खड़े थे। अंधेरे की वजह से चेहरे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सबके सर नीचे की तरफ झुके हुए थे। वो सब आदमी धीरे धीरे पंकज और सुधीर की ओर बढ़ने लगे। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उन दोनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो सभी आदमियों के सिर कटे हुए थे और उनसे खून बह रहा था। उन सब के चेहरे सड़े गले चुके थे और उनमें कीड़े पड़े हुए थे। इतनी भयावह शक्लें देखकर पंकज और सुधीर पसीना पसीना हो गए। दोनों वापस मुड़कर नीचे की ओर भागने लगे। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर दोनों ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि अभी तो इतने सारे आदमी थे, अब सब अचानक कहाँ गायब हो गए। दोनों किसी कमरे में छुपने की कोशिश करने लगे। अचानक कमरे में वही सारे आदमी आ खड़े हुए। पंकज और सुधीर की ओर बढ़ते हुए वो सब जोर जोर से रोने लगे। उन दोनों ने पंकज और सुधीर को पकड़ लिया और हवा में उछाल दिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन दोनों के शरीर को चीर फाड़ करने लगे। उनका रोना अब अट्ठास में बदलने लगा था और एकदम से वो सब आदमी गायब हो गए। कमरे में सिर्फ पंकज और सुधीर अकेले खड़े थे और उनका शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। अचानक कमरे में फिर से सैकड़ों चमगादड़ चिल्लाते हुए आ गए और उन दोनों पर झपट पड़े। जब तक चमगादड़ उन दोनों पर से हटे तब तक पंकज और सुधीर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दोनों की आंखों से खून बहने लगा था और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। टटोलते टटोलते पंकज और सुधीर बाहर का रास्ता खोजने लगे। पंकज ने जब दीवार पर हाथ रखा तो उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया और दीवार के अंदर खींच लिया। सुधीर को किसी ने पकड़कर छत की तरफ खींचा। अगली सुबह
जब बावड़ी के कर्मचारी बावड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो जो देखा वो देखकर वो दंग रह गए। सुधीर की सिरकटी लाश सीढ़ियों पर पड़ी देखी और अंदर के कमरे में पंकज की लाश, जिसका सिर दीवार के अंदर घुसा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वो ही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज़ होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूँ पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी।
हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन बढ़ी चली जा रहे थे, मगर थोड़ी दूरी पर बने स्टेशन और हाट के बीच ट्रेन की रफ्तार में बाधा आ रहे थे। ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ और इससे बजने वाली सीटी लगातार घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद जगाए हुए थे। आज भी इन पैसेंजर ट्रेनों का भगवान ही मालिक है। एक तो छोटी लाइनों की इन ट्रेनों के स्टॉपेज बहुत पास पास होते हैं, दूसरा इंजन जब चाहे ख़राब हो जाता है। आज भी ट्रेन का इंजन क्या ख़राब हुआ, जैसे मुसीबत ही आ गई। आज ये ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो चुकी थी। उस पर डिब्बे की लाइट गुल थी। अंदर और बाहर घुप अंधेरा था। ट्रेन के डिब्बे की सवारियां भी धीरे धीरे स्टेशनों पर उतरती जा रहे थे। तभी विजय ने देखा डिब्बा पूरा खाली हो चुका है। ट्रेन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। घड़ी में ठीक ठीक समय देख पाना मुश्किल था। पिछले स्टेशन की मंद रोशनी से बस अंदाजा ही लग पाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कंबल ओढ़े उस स्टेशन से चढ़ा और विजय बाबू के पास वाली सीट पर बैठ गया। विजय बाबू के मन में उसे देखकर कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई तो पास बैठा है। तभी विजय ने उससे पूछा, बाबा कहाँ जाना है? पर बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विजय बाबू ने फिर से कहा, आज सर्दी पड़ी है ना, और ऊपर से ये ट्रेन भी लेट हो गई। पता नहीं घर कब और कैसे पहुँचेंगे। हाँ, सही कहा बेटा विजय तुमने। तुम्हारा घर तो स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर भी है और ऊपर से रास्ता भी खराब है। बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर विजय एकाएक चौंका। उसने कहा, लेकिन बाबा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे घर गांव को भी जानता हूँ। अब उतरो, स्टेशन आ चुका है। अंदर से घबराए विजय को अंधेरे और बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ डर सा लगने लगा। कंपिल रोड स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का था। हाँ, लेकिन बाबा आपको जाना कहाँ है? तुम्हारे साथ ही चलना है बेटा। मेरे साथ? हाँ, एक परिचित की मौत हो गई है, उसे देखने जाना है। चलो, अब तुम्हारा साथ हो गया तो दूरी का पता नहीं चलेगा। ट्रेन सीटी बजाती हुई जा चुकी थी। स्टेशन पर उतरकर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। विजय को अंधेरे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो बुजुर्ग और विजय कुत्तों के नज़दीक पहुँचे, कुत्ते डरकर भौंकते हुए दूर भाग गए। विजय कुछ समझ नहीं सका। पटरी के सहारे बनी पगडंडी पर विजय और वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेटे आगे बढ़े चले जा रहे थे। रात में ना तो पगडंडी और ना ही बूढ़ा दिख रहा था। विजय को एक छाया का बस एहसास हो रहा था। बस इतना सुकून मन में था कि एक से भले 2 हैं। उससे बात करते विजय बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक एक झाड़ से बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज़ और तेज होती जा रहे थे। उसका मन बहुत घबराया। वो सोचने लगा कि आज तो अच्छा फंसा अंधेरे में। पता नहीं कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। उसे घर की दूरी अब बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे। तभी अचानक से उसे कुछ दूर रोशनी दिखाई दी।
उसके मन को कुछ तसल्ली मिली। सोचा पटरी के किनारे चलो कोई तो मिला। रोशनी और थोड़ी भीड़ के साथ कुछ दूरी सुकून से कटेगी। वो तेजी से कदम आगे बढ़ता जा रहा था, पर वो बूढ़ा वो बहुत ही फुर्ती में दिख रहा था। इतना तेज तो नौजवान भी नहीं चलते हैं। तभी वो बोला, बाबा वो आगे कुछ रोशनी आपको भी दिख रही है क्या? हाँ हाँ बेटा, जल्दी आगे बढ़ो, मेरी मंजिल नज़दीक आ गई है। वो बूढ़े के पीछे से तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, उसने देखा 10-12 लोग किसी आदमी को उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग तो अक्सर सीधी चारपाई पर लेटते हैं, पर अरे अरे बाबा, ये देखो, ये लोग उल्टी चारपाई लिए जा रहे हैं। बुजुर्ग तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा और बढ़कर उस भीड़ को चीरते हुए उस आदमी को कंधा देने लगा। अरे बाबा, ये क्या, आप तो इस आदमी को कंधा देने लग गए। खैर मुझे रास्ता दो, मुझे आगे भी जाना है, रास्ता दो। शब्द सुनते ही सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। हल्की रोशनी में विजय की नज़र जब उनके चेहरों पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। विजय के पैर वहीं रुक गए। उसका हाल ऐसा हो गया कि काटो तो खून नहीं। वो सोचने लगा, आज वो किस मुसीबत में फंस गया। जिस बात से वो डर रहा था उसी से उसका सामना हो गया। इतने सारे भूत उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। इस अंधेरी रात में वो जाए तो जाए कहाँ? इनसे बचकर भागना भी मुश्किल है। उसको चक्कर आने लगे। तभी वो बूढ़ा ठहाका मारकर हंसने लगा। उन भूतों ने उसको पकड़ लिया। उस भूतों ने सभी भूतों से कहा, लो मैं इसे ले आया, अब उड़ाओ दावत। दावत, इसका मतलब विजय समझ चुका था कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसने चारों ओर देखा। पास ही वो शमशान था जहां अक्सर लोगों को दफनाया जाता था। डर की वजह से उसका दिमाग और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। भूतों ने उसको पकड़कर ऊपर उछाला तो वो उस चारपाई पर जाकर गिरा। डर के मारे उसे मुंह से राम शब्द निकला और वो चारपाई पर से गिरा। वो लेटा भूत उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज मुझे मरना पड़ता। अब हम सब तुझे खाएंगे। इतना कहते ही उस प्रेत ने उसका गला दबाया। विजय ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ से उसके हाथों को दूर करने की कोशिश की, मगर सारे प्रयास बेकार हुए जा रहे थे। प्रेत की अपार ताकत के आगे इंसानी ताकत नाकाफी साबित हो रहे थे। तभी उसे ईश्वर का ध्यान आया। उसने अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को पकड़कर हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया। ये क्या, हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करते ही प्रेत की पकड़ कुछ ढीली होने लगी। विजय के मन में जीवन की कुछ जब आस उठी, उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर दिया। डर के मारे हनुमान चालीसा भी साफ साफ पढ़ ही नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी का नाम करते ही मानो चमत्कार हो गया। मौत के मुंह में समाया विजय मौत को दूर भागता दिख रहा था। प्रेतों ने अचानक से वो चारपाई छोड़ दी और दूर भागने लगे। विजय के शरीर में मानो एक अजीब सी जान आ गई। वो लॉकेट पकड़े राम नाम लेते हुए दौड़ने लगा। इतना तेज शायद वो कभी नहीं दौड़ा था। पटरी की पगडंडी उसे किसी हाईवे से कम नहीं लग रहे थे। भागते भागते वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया, मगर वो सारे भूतों से उस रात वो कैसे बचा वो बस विजय ही जानता है।